साइंस में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री कर रहे हैं एवरीडे साइंस के लिहाज से, और हमारा आज का चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बहुत कुछ सीखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, हम उसकी नॉलेज को भी इसमें यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि जब हम शब्द फाइबर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है। देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चरों के वाया ये समझा कि आप अलग अलग तरह के फैब्रिक्स यूज़ करते हैं, ओके। और फैब्रिक्स का जो बेस मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है? फाइबर। हमने फाइबर से फैब्रिक बनने की यात्रा तय की थी। आप फाइबर कलेक्ट करते हैं और उन फाइबर को आपस में जोड़ करके क्या बनता होगा? फाइबर से थोड़ा मोटा और यान से पतला कुछ है, क्या है? स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। वेरी गुड। सो थिन स्ट्रैंड्स, ओके। तो फाइबर हमने लिए बहुत बारीक, उन्हें आपस में जोड़ा और बने स्ट्रैंड्स, और ये स्ट्रैंड्स हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हम यान बनाएंगे। असल में हम धागा तो इसी को कहते हैं, यान को, और इस यान को हम या तो निट करें या वीव करें तो हम क्या बना सकते हैं? फैब्रिक। हमारे सामने फैब्रिक निकलेगा, ओके। तो फैब्रिक को यूटिलाइज करते हैं हम। जैसे कि इस समय में मैंने एक फैब्रिक पहना हुआ है, इस फैब्रिक। जैसे कि ये जो मेरी शर्ट है, इस फैब्रिक, ये फैब्रिक है। इस फैब्रिक को अगर खोलेंगे तो इसमें आपको मिलेगा यार्न, सारा का सारा यार्न। क्लियर? चलिए, अब जब हमने इन फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इन फैब्रिक्स को बनाने वाले ये जो फाइबर हैं उसके सोर्सेज दो जगह पर सेंटर्ड हो सकते हैं। एक तो सोर्सेज हो सकते हैं नेचुरल, यानी कि नेचुरल मने कि आपको वो मिल सकते हैं या तो प्लांट से या एनिमल से। हम उदाहरण के तौर पर इन्हें समझ लें। एनिमल से मिलने वाले जैसे कि वुल, एनिमल से मिलने वाली सिल्क, और कुछ एनिमल से मिलता है लेदर भी हो सकता है, और क्या बताइए? और कुछ बता रहे थे आप? इतना बहुत है। प्लांट से मिलने वाला फ्लैक्स, दैट इज द लिनन, ओके। सेकंड द कॉटन एंड जूट। तो आप देख सकते हैं कि जूट, कॉटन, फ्लैक्स, वुल, सिल्क, लेदर, इन सब, ये जो सारे के सारे फाइबर हैं ये हमें प्राप्त कहाँ से हुए? प्रकृति से, नेचर से, या तो प्लांट से या एनिमल से। हमने इसे नहीं बनाया, हमने इसे सिंथेसाइज नहीं किया, ये मैन मेड नहीं है। इसे सिंथेसाइज किया है नेचर ने, प्रकृति ने। हमने तो प्रोसेस करके उसे उस फॉर्म में रिसीव किया है जिसे हम कह रहे हैं द फैब्रिक, ओके। बट उस फैब्रिक के बेस में जो भी है वो सब प्रकृति ने दिया है, तो ये नेचुरल है। लेकिन इसके अलावा आप बहुत सा फाइबर सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। इट इज़ ए मैन मेड, हम उसे कहते हैं सिंथेटिक। तो जब वो जो फाइबर है उसका सोर्स मैन मेड है तो देन इट इज़ अ सिंथेटिक। You are synthesizing it, you are preparing it, so it is a man-made, it is a synthetic, okay? तो सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर क्लियर हो गए। सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर। हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं, आज हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। दिल में एक विचार आता होगा कि जब हम सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो कैसे बन जाता है, मैन मेड कैसे हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? उसके लिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनता है। चलिए, एक वर्ड आपके सामने मैं रखता हूँ, एंड दैट वर्ड इज़ पॉलीमर। द वर्ड इज़ पॉलीमर। हम इस वर्ड को अभी समझेंगे। जब आप सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो आप उसे पॉलीमर भी कह सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर को आप किस और नाम से जान सकते हैं? पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर बोल लीजिए, या सिंपली सिंथेटिक पॉलीमर कह लीजिए, या पॉलीमर फाइबर कह लीजिए आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पॉलीमर कह सकते हैं। पॉलीमर का मीनिंग क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम कुछ और सीखते हैं। अच्छा, सपोज कीजिए कि ये एक मोती है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सारे के सारे मोती
मैंने जब इस तरह से ऑर्गेनाइज किए तो यहाँ से यहाँ तक एक चेन बन गई कि नहीं, एक चेन एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक इसी तरह से ये कड़ी है, यहाँ से यहाँ तक ये एक चेन बन गई कि नहीं बन गई। तो जब मैं इस चेन की बात कर रहा हूँ, तो आप इसे एक फाइबर मान सकते हैं कि नहीं। एक रेशा, एक फाइबर, एक तंतु माना जा सकता है ना, दैट पॉलीमर। तो पॉलीमर मैंने क्यों कहा, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे, या इसमें ये 1 मोती 2 मोती 3 मोती 4 मोती, ये सारे एक एक मोती यहाँ पर, एक एक बीड यहाँ पर, या ये एक एक संगली यहाँ पर, एक यूनिट इमेजिन करिए, यूनिट, सिंगल यूनिट। ओके, इट्स अ सिंगल यूनिट। और जब आप रिपीटेटिव मैनर में एक के बाद एक यूनिट को लगाते जाते हैं तो ये जो चेन एग्जिस्टेंस में आती है हम इसे पॉलीमर कहते हैं। और ये हर एक यूनिट जो है ये अपने आप में एक केमिकल सब्सटेंस होता है। दैट एवरी सिंगल यूनिट इन इटसेल्फ इज अ केमिकल सब्सटेंस। आप उस केमिकल सब्सटेंस को एज अ यूनिट अरेंज करते चले जाएं, रिपीटेटिवली रिपीट करते चले जाएं, तो आपके सामने ये जो चेन एग्जिस्टेंस में आई है, इस चेन को हम पॉलीमर कहते हैं। अब हम पॉलीमर शब्द को समझते हैं। पॉलीमर ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। पॉली का मतलब है मैनी, मर का मतलब है यूनिट्स और द पार्ट्स। सो पॉलीमर that is composed of many units, composed of many parts. So there are many parts, many parts, many parts, many units. What are these units? These are the chemical substances. इन यूनिट्स को अरेंज करते जाएं रिपीटेटिव मैनर में, एक के आगे एक के आगे एक लगाते जाएं। ये हो गया मैनी और मर, पॉली और मर, पॉलीमर। ओके, उदाहरण के तौर पर क्या नेचुरल फाइबर में पॉलीमर्स नहीं होते? आंसर इसकी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कॉटन की बात करता हूं तो कॉटन का जो पॉलीमर है इट इज सेलुलोज। कॉटन का पॉलीमर कौन है? सेलुलोज। मतलब कॉटन का ये जो चेन बना ये कौन है? सेलुलोज। पॉलीमर बने सेलुलोज, दैट चेन। तो जब मैंने पॉलीमर को सेलुलोज बोला है, ये तो पॉलीमर का नाम है, लेकिन इस पॉलीमर में कोई यूनिट्स अरेंज हुए होंगे ना, तो फिर सेलुलोज नाम के इस पॉलीमर का यूनिट कौन है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। तो आप ऐसा करें, ग्लूकोज को यहाँ जी समझिए, तो जी नाम का ग्लूकोज यूनिट जी, ये जो बना है पूरा ये बना है सेलुलोज। लेकिन इस सेलुलोज में जो एवरी सिंगल यूनिट है वो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज है। तो आपने ग्लूकोज नाम के यूनिट को रिपीटेटिव मैनर में अरेंज करते करते सेलुलोज नाम का पॉलीमर बना दिया है, और वो सेलुलोज नाम का पॉलीमर ही कॉटन फाइबर का आधार है। दैट्स ऑल। इसी से कॉपी के पेज बनते हैं ना, जो कॉपियाँ आप यूज़ कर रही हैं वो जो पेजेस हैं इसी से बनते हैं ना। उसके लिए हम ट्री के बार्क को यूज़ करते हैं ना, पेड़ों के छाल को इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो पॉलीमर नेचुरल फाइबर में भी होता है। ये एक टेंडेंसी है नेचुरल मटेरियल की। अगर हम को वो यूनिट्स पता लग जाएं, वो केमिकल सब्सटेंसेस पता लग जाएं जिनसे हम उन यूनिट्स को सेटल करके अपने हाथों से आगे अगर चेन्स बना पाएँ, पॉलीमर बना लें, तो फिर हम फाइबर खुद भी तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक फाइबर का बेस यहाँ पर पॉलीमर सेटलमेंट है, तो अगर हमें पॉलीमर सिस्टम बनाना आ जाए
केमिकल सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करके जो रिपीटेटिव मैनर में सेटल होके एक चेन दे देते हैं, तो हम पॉलीमर बनाना अगर सीख जाएं तो फाइबर हमने खुद भी तो बना लिए, तो हम मैन मेड फाइबर बना सकते हैं। फिर यही तो हुआ, सिंथेटिक मटेरियल हमने बनाया है वो। ओके, तो बस आपने पॉलीमर शब्द को हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है। पॉलीमर माने पॉली और मर माने मैनी यूनिट्स। यूनिट मैंने आपको यहाँ बता दिया, आगे आगे आप वो सारे यूनिट सीखते जाओगे, आगे आगे आप वो सारे यूनिट आप समझते जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, चलो वेरी गुड। इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम आपके सामने टाइप्स रखें सिंथेटिक फाइबर की, तो वो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाओगे। वो क्या है देखिए, सबसे पहली टाइप यहाँ पर यूज़ हुई है रेयॉन की। रेयॉन, इतना तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि ये जो रेयॉन है ये रिप्लेसमेंट है नेचुरल सिल्क की। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल सिल्क। ओके, आप सब जानते हैं कि चाइना में इस बात की डिस्कवरी हुई कि सिल्क वॉर्म्स होते हैं जो मलबेरी के पत्तों पर पलते हैं और वो अपना कुकून बुनते हैं, जिस कुकून में सिल्क फाइबर होता है इन द फॉर्म ऑफ वो प्रोटीन जो उन्होंने सिक्रीट किया होता है सिल्क वॉर्म्स ने अपना कुकून बनाने के लिए। तो वहाँ पर भी तो वर्ड प्रोटीन यूज़ हुआ ही है ना, उसे उन्होंने रिपीटेटिव मैनर में सेटल करते करते पॉलीमर बना दिया और बन गया एक सिल्क थ्रेड। ओके, ठीक इसी तरह से हमने 19th सेंचुरी में जा कर के ये ब्रेक थ्रू अचीव किया कि हमने ऐसे यूनिट्स आइडेंटिफाई कर लिए, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई कर लिए जिन्हें रिपीटेटिव मैनर में अगर लगाएं तो हम एक पॉलीमर अचीव कर पाते हैं। और उस पॉलीमर से जो फाइबर बन रहा है उसकी क्वालिटी सिल्क को ही रेप्लिकेट करती है, वो सिल्क जैसा ही है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लस्टर, उसकी जो ग्रेस है सिल्क जैसी है, लेकिन वो सिल्क से बहुत सस्ता है। वो सिल्क से सस्ता है क्योंकि वो बल्क में बनाया जा सकता है, वो मैनमेड है, उसके लिए सीज़न पे डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है, कीड़ों पे डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे किसानों पे डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है। ये सब आप फैक्ट्री सेटलमेंट में कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन हो सकती है, बल्क प्रोडक्शन हो सकती है, एक समय में प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, इसलिए वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ता है। ओके, जबकि सिल्क लंबे समय तक एक सीक्रेट गार्डेड प्रिंसिपल की तरह चीन तक ही सीमित रही, बाद में दुनिया भर में आई लेकिन वो बड़ी महंगी पड़ती रही, बट उसकी लस्टर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, इन चीज़ों को देखा जाए तो वो बहुत फैसिनेट करती रही समाज को, तो वो बहुत कॉस्टली रही है। फिर सारी दुनिया में उसका एक लोकप्रियता बहुत ज़्यादा रही है सिल्क की। आज भी आपने फंक्शंस अटेंड करने होते हैं तो आप आज भी मुंह में यही शब्द लेके घूमते हैं कि प्योर सिल्क का सूट दिखाइए। सूट जितने होते हैं सारे जो अच्छी पार्टी वेयर होते हैं सारे सिल्क के होते हैं, सेमी सिल्क, सेमी प्योर होते हैं। वो प्योर वर्ड का मतलब क्या है, जब वो ये कह रहा है सेमी प्योर तो फिर वो प्योर सिल्क नहीं है, और जब वो कह रहा है ये प्योर है माने सिल्क है। ओके, उसी में वो ग्रेस आती है। आप अवॉइड करते हैं ना ज़्यादातर शादियों में कॉटन के कपड़े, लेकिन डेली लाइफ में तो वही वेयर करते हो, है ना। तो सिल्क जो है हमेशा से ही अपनी ग्रेस, अपनी लचक, अपनी डिज़ाइनिंग एबिलिटीज़ के कारण फैसिनेट करता रहा सोसाइटी को। तो हाई प्राइज्ड था चीज़, महंगी थी चीज़, तो लगातार वैज्ञानिक लगे हुए थे कि इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। अल्टरनेटिव मिला इन द फॉर्म ऑफ रेयॉन। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को समझना है, जो रेयॉन है ना हमें, ये हमें कैसे मिलता है इसको समझिए। जो ट्री है हम उस ट्री का पल्प निकालते हैं और उस ट्री पल्प को हम केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं। जब हम उस ट्री के पल्प को केमिकल से ट्रीट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट के बाद वो यूनिट्स क्रिएट होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं जिन्हें आप सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, फिर वो पॉलीमर निकल के आता है जो रेयॉन है। तो एक तरह से यहाँ पर अब हुआ ये है कि पल्प तो नेचर से ही आ रहा है, ट्री से, बट वो पल्प इन इट सेल्फ कोई फाइबर तो नहीं है ना। बात को समझिए, वो अपने आप में कोई फाइबर तो नहीं, जूट से जो निकल रहा है वो अपने आप में फाइबर है,
कॉटन से जो निकल रहा है अपने आप में फाइबर है ना, फाइबर स्ट्रैंड्स। लिनन प्लांट से जो निकल रहा है, फ्लैक्स प्लांट से, अपने आप में एक फाइबर है। समझ में आई बात? लेकिन जो ट्री पल्प है ये अपने आप में कोई फाइबर तो नहीं, इसे केमिकल के साथ प्रोसेस करके आप इसे फाइबर में बदल रहे हैं, पॉलीमर में बदल रहे हैं, दैट इज़ वाई ये सिंथेटिक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्योर सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि जो ट्री पल्प है वो तो ट्री से ही मिल रहा है ना हमें। लेकिन स्टिल जिस फॉर्म में आप उसे यूटिलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर फॉर द रेयॉन, तो वो आप केमिकल प्रोसेसिंग से ही अचीव कर रहे हैं। ओके तो फिर रेयॉन हमारे पास आ गया, ज़िंदगी बेहतरीन हो गई, हमने बहुत उपयोग किया, सिल्क सस्ती हो गई। तो और जो सिंथेटिक रेयॉन है, सिंथेटिक सिल्क और जो नेचुरल सिल्क है, दोनों के आर्टिकल्स में कीमतों में फ़र्क होता है। और आप रेयॉन का बहुत उपयोग करते हैं कारपेट्स में एज ए डिज़ाइनिंग, जैसे वुल के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं तो कारपेट बनता है, जैसे कॉटन के साथ मिक्स करके बनाते हैं तो बेड शीट्स बनती हैं। इस तरह से रेयॉन के उपयोग एज अ सिल्क बहुत होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर रेयॉन बनाने के बेस में है ट्री पल्प। अब अगली कहानी आ जाती है नायलॉन की। नायलॉन जो है 1930 के दशक में, 1930s के दौर में, ये दुनिया को प्राप्त होने वाला पहला प्योर सिंथेटिक फाइबर है। ये है प्योर सिंथेटिक फाइबर। इसमें नेचुरल चीज़ों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसमें आप प्रयोग में लाते हैं कोल, वाटर, एयर, इन तीन का प्रयोग करके आप नायलॉन का पॉलीमर बना लेते हैं, नायलॉन फाइबर बन जाता है। आई बात समझ में? और इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ, ये मैं लिख ही दूँ तो फ़ायदा रहेगा। इसकी मियाद, ड्यूरेबिलिटी, ये लंबा चलता है। इसकी स्ट्रेंथ, इसका लाइट वेट होना, इसका लस्ट्रस होना, इसका चमकना, ये सारी चीज़ें इसे बहुत ही हाई प्राइज्ड बनाती हैं सोसाइटी के अंदर, नायलॉन को। तो फिर इसकी वजह से नायलॉन का बहुत सारे क्षेत्रों में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। वो कैसे इस्तेमाल होना शुरू हुआ? देखिए, आज की डेट में अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते किसी को देखते हैं, या आप अपने घरों में ही रस्सियाँ जो बांधते हैं वो हाथ में पकड़ते हैं, तो फिसलती नहीं जाती। आप उसे सिंपल वर्ड कह देते हो ये प्लास्टिक की है, बट वो पॉसिबिलिटी है कि वो नायलॉन की होगी। नायलॉन के फाइबर्स आपस में जोड़ करके आपने वो रस्सी बनाई। तो रॉक क्लाइंबिंग रोप्स जो होती हैं, रोप्स, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है नायलॉन में, ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा है, फिर कैरी करना इजी है क्योंकि लाइट वेट है बहुत। ओके, तो इन सब कारणों से ये रस्सियाँ इसकी बनाई जाती हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, गाड़ी से गाड़ी खींचना, ये सारी चीज़ें। दूसरा, ये बहुत हाई डिमांड रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फॉर द पर्पज़ ऑफ पैराशूट्स। आप पैराशूट्स रेयॉन मटेरियल का बनाते हैं, सॉरी रेयॉन कह रहा हूँ, नायलॉन का बनाते हैं। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि जिस समय में ये एग्जिस्टेंस में आया था 1930 के दशक में, ये इतना अट्रैक्टिव था और ये इतना ड्यूरेबल, हल्का था कि इसको लेकर के क्रेज़ हुआ, जिसे नायलॉन मैनिया कहते हैं, दीवानापन, पागलपन। दुनिया भर की महिलाएं इसकी बनी हुई स्टॉकिंग्स जानते हैं ना, नीचे पैरों से पहन के ऊपर की ओर आते हैं, पजामिया टाइप। दुनिया भर की महिलाएं इसकी बनी स्टॉकिंग्स पहनने लगी। बहुत हाई प्राइस हुई ये चीज़। फिर अचानक से 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, सारा नायलॉन पैराशूट मेकिंग में और रोप मेकिंग में शिफ्ट कर दिया गया। और आप देखेंगे कि दुनिया में नायलॉन को लेके दंगे हुए हैं, नायलॉन राइट्स कहते हैं। जब वापस से प्रोडक्शन स्टॉकिंग की तरफ शिफ्ट की गई तो कई मीटर लंबी लाइनें लगा के कई दिन पहले एडवांस में पैसा जमा दे के औरतों को स्टॉकिंग्स मिलती थी नायलॉन की। मतलब ये बहुत हाई प्राइस्ड आइटम रही है। आज के डेट में भी आप नायलॉन की बहुत सी चीज़ें प्रयोग करते हैं, जैसे कि जराबें, सॉक्स अमूमन नायलॉन की हो जाती हैं, रोप्स मैंने बता ही दी आपको, पैराशूट्स मैंने आपको बता ही दिए। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप रोज़ सुबह जब उठते हैं तो आपके ब्रश में जो ब्रिसल्स हैं, जो ब्रश है आपके, जो उसके रेशे हैं जिनसे ब्रश करते हो,
भी नायलॉन के होते हैं अगर अच्छा ब्रश है तो। ओके, नायलॉन ब्रशेस। क्लियर हुई कहानी? तो देखिए आप बहुत उपयोग कर रहे हैं इसको, कोई कम उपयोग तो नहीं है। हम क्यों यूज़ करते हैं इसको? देखिए हमारे पास लाइफ में हमें बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं चीज़ों को हैंडल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, मैनेज करने में, कैरी करने में। तो हम फिर उनका क्या करें बताइए? उसके लिए मैन के सामने नई नई सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसका आंसर वो नई इन्वेंशंस, इनोवेशंस और डिस्कवरीज़ की फॉर्म में देता है। ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपको सरफेस क्लीनिंग केमिकल्स को मेटल कंटेनर में स्टोर करना है, तो क्या इससे बेटर ऑप्शन नहीं है कि हम उसे उसमें स्टोर करें जो मटेरियल नॉन रिएक्टिव हो? मेटल्स आर रिएक्टिव, तो वो केमिकल के साथ रिएक्ट करके करोड हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो वो तो ठीक नहीं है आपके लिए। और दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो पेरिशेबल होती हैं अगर वो रिएक्ट हो जाए तो क्या आप उन्हें प्लास्टिक जार्स और ऐसे कंटेनर्स में नहीं रखना चाहेंगे जो नॉन रिएक्टिव हों? क्या आप नहीं चाहते कि आप जिस बस्ते में अपने किताबें ले जा रहे हैं, बारिश पड़ने पर किताबें ना भीगें? आपको क्या चाहिए यहाँ पर? आपको वाटरप्रूफ मटेरियल चाहिए कि नहीं? और जो पहले चला करते थे खद्दर के बस्ते मोटे धागे के, वो वाटरप्रूफ होते थे, सारी किताबें भीग जाती थी। कितना मेनिया क्रिएट हुआ था धरती पे जब वाटरप्रूफ बैग आए। पहले अपर साइड वाटरप्रूफ हुई, फिर इनर लाइनिंग वाटरप्रूफ हुई। दुकानदारों ने यही कह के बेचे ना कि ये वाटरप्रूफ है। तो धीरे धीरे होने ये लगा कि हम उन चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं जो हमें प्रोटेक्शन दें, जो हमें ड्यूरेबिलिटी दें, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, वो सस्ती हों, ज़्यादा हल्की हों। आज गाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन हैं, शिप हैं, आप उनका वज़न कम करने के लिए बेअंत पैमाने पर प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल। आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को हिट ना करके नुकसान ना करे, ज़्यादा नुकसान ना करे, तो तेज़ी से पूरी दुनिया भर में गाड़ियों के जो बम्पर्स हैं वो मेटल की बजाय आज की डेट में प्लास्टिक फाइबर के ही हैं। ओके, तो ये करते हैं हम। हवाई जहाज़ उड़ाना है, हमें वज़न कम रखना है, हमें वज़न कम रखना है। तो वज़न कम रखने का सबसे बेस्ट तरीका, कितने लोगों का खाना तैयार करते हैं वो, कितने लोगों के लिए वहाँ पर सामान आता है, और वो अगर मेटल के कंटेनरों में आने लगे तो वज़न कितना होगा? तो इसकी वजह से प्लास्टिक्स का यूज़ होता है, एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज़ होता है। तो हम मटेरियल्स इस बेस पर डेवलप करते हैं। कई बार किसी चीज़ को स्ट्रेंथ देनी होती है, हम तब मटेरियल डेवलप करते हैं। जैसे कि लेदर जो प्योर है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और वो नुकसान में चला जाता है, फिर वो महंगा डिराइव होता है, महंगा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं फॉक्स लेदर से, या फिर पूरा का पूरा ही आप फॉक्स लेदर यूज़ करिए। वो आज की डेट में कार्स की जो सीट्स कवर्स हैं वो मेजॉरली फॉक्स लेदर के होते हैं, और उसकी खासियत पसीना कम आता है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, वो सेफ़ रहते हैं और स्मेल नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें। और इजी अवेलेबिलिटी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव कितने हैं वो, समझ में आई? तो इस कारणों से आज आप रैक्सीन का या फिर किन्हीं भी और फॉक्स लेदर मटेरियल्स का यूज़ कार सीट कवर्स में, अपहॉल्स्ट्री में यूज़ हो रहे हैं ये चीज़ें। दैट्स ऑल। तो समय बीत जाने के साथ विज्ञान ने बहुत सी ऐसी चीज़ें विकसित की हैं जिनका प्रयोग करके वो चीज़ों की अवधि बढ़ा सकते हैं, कीमत घटा सकते हैं,